हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके डेमो लेक्चर में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड आई होप एवरीबॉडी इज हेल एंड हार्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर बिकॉज आप लोग फाइनली अपनी स्कूल की जर्नी के 14 इयर्स को कंप्लीट करके अपने फाइनल फेज दैट इज इन योर क्लास 12th में आ चुके हैं। एंड आई होप आप लोगों के अभी तक की क्लासेस, आप लोगों के अभी तक के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से गए होंगे और अब आपकी इंग्लिश को हम लोग अच्छा करने वाले हैं इस बैच परिश्रम में। और जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है, डेमो लेक्चर है, जिसमें आप लोग ये समझेंगे कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न क्या है, मैं आप लोगों को इंग्लिश किस तरीके से कराने वाली हूं। बट वन थिंग दैट आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि इंग्लिश मेरे लिए इज लाइक समथिंग आई रियली रियली लव एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के लिए भी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो जाए जिसको पढ़ने में ना आप लोगों को मजा आएगा। बिकॉज आफ्टर you'll get tired from the entire day, आप लोगों ने जो कुछ किया, जितना कुछ पढ़ा, उन सब के बाद जब आप लोग इंग्लिश लेकर बैठोगे ना, तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग। बिकॉज मेरे हिसाब से इंग्लिश इज ऑल अबाउट फिलोसफी। फिलोसफी जो चैप्टर की है वो तो है, लेकिन उसके साथ हमारी लाइफ की भी। तो आज इस लाइफ की फिलोसफी को समझते हुए ही मैंने एक बहुत बहुत प्यारी सी पोएम चूज करी है आप लोगों को आज समझाने के लिए, जिसका नाम है माई मदर एट 66 और जो लिखी गई है बाय कमला दास। तो इससे पहले कि मैं हमारे एकेडमिक्स पार्ट पे आऊं, इस चैप्टर के ऊपर आऊं और आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊं, कुछ बेसिक बातें हैं रिगार्डिंग आवर मदर जो मैं आप लोगों से पहले करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सबने वो डायलॉग सुना होगा, मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो भाई मेरे पास माँ है। तो वो जो माँ वर्ड है वो अपने आप में ही इतना इमोशनल है ना, मतलब दिस वर्ड माँ, राइट, दिस वर्ड माँ इन इटसेल्फ इज सो इमोशनल। हम इतना कनेक्टेड है इस वर्ड से कि माँ, हमारे पास माँ है। एंड ऑनेस्टली जिनके पास मदर्स हैं, हमको उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू। बिकॉज टाइम कब आगे बढ़ जाएगा, कब हमारी हम बड़े हो जाएंगे, कब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, there's going to be a time when they'll be very old. There's going to be a day when you might lose them. तो before those things happen, it is very important कि हम लोग ना उनकी इज्जत करना सीख जाए, उनकी वैल्यू करना सीख जाए, rather than कि टाइम हमें उनकी वैल्यू सिखाए। तो आज इसी वैल्यू के ऊपर बात करते हुए the importance of the word माँ, या एक माँ की जो इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर, मतलब अगर हम बोलते भी है ना माँ, तो कितना अच्छा सा लगता है। लाइक देयर इज एन इमोशन इन दैट कि यस शी इज द वन जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, या दिस इज द रीजन, या शी इज द रीजन कि जिसकी वजह से मैंने जो भी अचीव किया है, ऑल द क्रेडिट गोज टू हर, राइट। सो मदर इज दैट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ। एक मीम भी था लास्ट टाइम, थोड़े टाइम पहले मैंने देखा था, एंड ये मेरे साथ होता भी था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे मम्मी से काम है या मुझे मम्मा से काम नहीं है। स्कूल से घर आने के बाद तो मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू हैव द रिएक्शन कि मम्मी कहाँ है, मेरे को मम्मी से बात करी, ऑल्दो मुझे मम्मी से कोई काम नहीं है, लेकिन मम्मी कहाँ है, वेयर इज माई मदर। तो ये जो माँ वर्ड है ना, इसके साथ एक बहुत मतलब एक अटैचमेंट सी है हमारी, जो इनएक्सप्लिकेबल सी है। लाइक शी लव्स us for what we are, right? हम कैसे हैं, या what is called the unconditional love, that is what we receive from our mother। और यही माँ के जो ऊपर स्टोरी है हम लोग आज इस पोएम के थ्रू करने वाले हैं, माई मदर एट 66। अब यहाँ पर ना बच्चों 66 की भी एक रेफरेंस है, और ये 66 की ए रेफरेंस जो है ना, ये ओल्ड एज को डिनोट करती है कि देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम जब आप बड़े हो जाओगे, व्हेन यू विल हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन योर मदर विल बी रियली ओल्ड, व्हेन शी विल आल्सो गो टू द एज ऑफ 60, 70, 65, 75 whatsoever. I hope mothers live till thousands and thousands of years, but obviously that's not possible. But there's going to be a time when your mother is going to get old. मोमेंट योर मदर इज गोइंग टू गेट ओल्ड, आप लोगों के दिमाग में ना एक डर आ जाएगा कि व्हाट इफ I lose my mother someday. What if I lose my mother someday? और उसी तरीके का एक डर हमारे यहाँ पर जो हमारी पोएट है कमला दास, उसके मन में भी आता है। So now here's the image behind you. आप लोगों के सामने एक इमेज है, मेरे पीछे, और आप लोगों के सामने, in front of you, sorry, आप लोगों के सामने एक इमेज है और मेरे पीछे एक इमेज है। आप इस इमेज को देख सकते हैं। Now here is a lady, right? यहाँ पर एक ये lady है, और मतलब when I chose this image for this entire lecture, I felt very connected to this one. Reason because आप 2 मिनट के लिए ना just stare in the eyes
ऑफ द लेडी, एक बार उनकी आंखों में एक बार देख के देखो तो ये लाइक यू फील दैट इमोशन देयर कि हाँ ठीक है यार, लाइक शी इज एन इंडियन मदर, कंसिडर हर एज एन इंडियन मदर. अब शी इज वेरी ओल्ड राइट, अब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, है ना, उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है. सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन शी माइट लूज एवरीथिंग, व्हेन शी माइट लूज हर लाइफ एज वेल. एक टाइम ऐसा आएगा जब वो शायद इस दुनिया में ही नहीं रहेंगी. अब माँ जब इतनी एज की हो जाती है, जब उनका फेस काफी ओल्ड एंड रिंकल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, जब उनका फेस ओल्ड एंड रिंकल्ड हो जाता है, अगर तो उनका बेटा है तो द मदर इज गोइंग टू एक्सपेक्ट द सन टू बी देयर एंड हेल्प हर राइट. लेकिन अगर उस मदर की सिर्फ एक इकलौती बेटी है, अब बेटी का भी तो अपना घर है, the daughter is also gotten married now, उसकी भी शादी हो चुकी है, she is also having a family. तो this poem will highlight how the mother tends to be alone, कि किस तरीके से एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब mothers अपने बच्चों को settle down कर देती हैं and after that if she doesn't have any other child तो वो किस तरीके से अकेली हो जाती है and she has to fight that ओल्ड एज अलोन, किस तरीके से उन्हें वो करना पड़ता है. और जब उनके बच्चों को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि यार हम खुद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना फंसे हुए हैं कि हम अपनी मदर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये पोएम उन सब थीम्स को बहुत बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है, उन थीम्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है. तो व्हाट वी विल डू टुडे इज हम इन लेडी को हमारी मदर के फॉर्म में लेकर चलेंगे, लाइक शी इज द मदर ऑफ द गर्ल कमला दास, एंड कमला दास की अपनी एक फैमिली है एंड अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए ही उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और अपनी मदर से दूर जाना पड़ेगा. शी इज गोइंग टू गो टू कोचिन एंड वो यहाँ से जाने वाली हैं, तो उसकी मदर उन्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आई है, उन्हें सी ऑफ करने आई है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी रियलाइजेस कि उसकी मदर बहुत ओल्ड हो चुकी हैं. एंड यस, सिंस द मदर्स इज 66 नाउ, अब उनकी एज 66 हो गई है एंड एक नॉर्मल अगर हम एक एवरेज एज इंसान की देखें तो वो ज्यादा हमारी कंट्री में नहीं है, मतलब एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कंट्री में 70-75 है, इससे ऊपर नहीं है. तो देयर आर चांसेस दैट हर मदर माइट बी डेड इन सम ईयर्स, आने वाले कुछ सालों में उसकी मम्मी शायद नहीं होंगी और उसके मन में आता है कि यार मैं अपनी मम्मी के लास्ट सालों में उनके साथ नहीं होंगी, मतलब वो टाइम जब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बाद अपनी माँ को कभी नहीं देख पाऊंगी, लाइक आई नेवर नो कि मैं अगली बार आऊंगी वो होंगी यहाँ पे या नहीं होंगी, मतलब क्या पता है मेरी लास्ट मीटिंग हो. तो ये सारे इमोशंस उसके मन में आ रहे थे व्हाइल शी वाज देयर विद हर मदर इन द कार. तो उस पूरी जर्नी को, घर से लेके एयरपोर्ट तक की एक जर्नी को कुछ 14 लाइंस में बहुत प्यारे तरीके से इस पोएम में समझाया गया है और हमें ना ये एक्चुअली मजबूर करता है उस इमोशन तक पहुंचने के लिए कि यस, द मदर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. जितनी इम्पॉर्टेंट और जितनी अच्छी हमारे लिए मदर्स हैं, जितनी ओपन माइंडेड, जितना ज्यादा डिस्कशन हम उनसे कर सकते हैं, हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस पोएम इवोक्स द लव फॉर मदर, इवोक्स द लव फॉर मदर. अब आके एक बार इसकी थीम देखते हैं कि बेसिकली ये थीम है क्या, व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट. My Mother at 66 captures the fear of the narrator losing her mother due to declining health and loss of energy which accompanies her old age. तो My Mother at 66 बच्चों एक ऐसी पोएम है जो फियर को, एक इंसान के मन में जो डर आ जाता है कि यार हमारे पेरेंट्स अब बूढ़े हो रहे हैं, हमें नहीं पता इनके पास कितना समय और बचा है उनकी डिक्लाइनिंग हेल्थ की वजह से, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रॉब्लम्स भी शरीर को पकड़ती जाती हैं एंड उसी के साथ साथ लॉस ऑफ एनर्जी एंड ओल्ड एज, तीन चीजें साथ में हो रही थी. वो काफी ओल्ड हो गई थी, वो काफी बीमार रहने लगती थी और उनमें एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी. अब आगे हमें पता लगेगा कि एनर्जी कैसे नहीं थी. अब जब उसने अपनी मम्मी को देखा तो शी गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वही इवल थॉट्स, वही गंदे थॉट्स ऑफ लूजिंग हर मदर स्टार्टेड टू कम इन हर माइंड. The poet accepts this reality and is disturbed by her mother's need for her on one hand and her own duties and responsibility on the other. अब क्योंकि कमला दास was herself a married lady, उनके भी खुद के बच्चे थे, तो she was stuck as a duty, like for the duty of a mother or the duty of a daughter. या तो वो इस समय अपनी मम्मी के साथ रह सकती हैं और ओल्ड एज में उनका सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अब तो उनकी खुद की फैमिली भी है कमला दास की, तो उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है और अपनी मम्मी को भी देखना है. तो कमला दास वाज आल्सो इन अ वेरी मिक्स सिचुएशन कि मैं क्या करूं, मैं मम्मी का साथ दूं या मैं अपनी फैमिली को संभालूं.
दिस हेल्पलेसनेस इज पॉइंटेडली ब्रॉट आउट इन दिस पोएम। और ये जो हेल्पलेसनेस हो जाती है स्पेसिफिकली एक लेडी की लाइफ में शादी होने के बाद, कि वो अपनी फैमिली को देखे, लाइक अपने बच्चों को देखे या अपने पेरेंट्स को देखे जो अब काफी ओल्ड हो गए हैं एंड अपने बच्चों के बिना रह रहे हैं। The emotions experienced by the poet are essentially universal in nature। और ये जो पोएम में जो इमोशंस कमला दास फील कर रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी फील करते होंगे और आगे आने वाले टाइम में हम भी शायद इन इमोशंस को फील करेंगे। When obviously when you everybody will have a family, तो ये इमोशंस या ये जो लाइन ऑफ इमोशंस है, ये हर इंसान ने फेस करने हैं, पहले भी किया था और आगे भी करेंगे। The fear of losing a loved one is the theme the reader can identify with। ये poem basically इस चीज को highlight करती है कि when you are going to lose someone, a very important person from your life, especially हमारी माँ को खोना कितना ज्यादा बुरा हमारी जिंदगी में हो सकता है, उसको हाईलाइट करता है। और उसी के साथ साथ हाईलाइट करता है हेल्पलेसनेस को, कि आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, आप एक ऐसे मुकाम पे आकर खड़े हो जाओगे जहां पर या तो आप अपनी फैमिली देख सकते हो या आप अपने पेरेंट्स देख सकते हो। आप दोनों को साथ में मैनेज कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। चलो आप मैनेज कर भी लोगे, बट लूजिंग योर मदर, देयर इज गोइंग टू बी अ डे व्हेन योर मदर विल नॉट बी देयर विद यू, शी विल बी नो मोर। तो वो दिन को कि जो रियलिटी जब हमारे दिमाग में आती है ना कि यार हाँ ऐसा हो सकता है हमारे साथ, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे मन पे क्रिएट करता है। अभी भी कर रहा होगा, इवन मैं बोल रही हूँ मेरे मन में भी कर रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, आई होप आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि यस एक ऐसा दिन हो सकता है। तो ये पोएम इस थीम को बहुत बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, ताकि आप लोगों को सारी चीजें लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए एंड यू विल गेट टू नो दैट व्हाट दिस पोएम इज एक्चुअली ऑल अबाउट। सबसे पहली लाइन है बच्चों, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। यहां पर हमारी जो पोएट है, हमारी पोएट कौन है? हमारी पोएट है बच्चे कमला दास। यहां पर जो हमारी कमला दास है वो कहां जा रही है? हमारी कमला दास जो है वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जा रही है। कहां जा रही है? कोचिन जा रही है, यानी वो भी अपनी मम्मा से मिलने आई थी, मे बी अब वो वापस अपने होम टाउन जा रही है जहां पर उनकी शादी हो गई, जहां उनकी फैमिली है, जहां उनके बच्चे हैं। कहां पे? कोचिन में। शी इज गोइंग बैक टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एंड ये उस पूरी सिचुएशन के होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि उस चीज का कितना डीप लास्टिंग इम्पैक्ट रहा होगा, डीप लास्टिंग इम्पैक्ट रहा होगा कमला दास के माइंड के ऊपर, कि इस पूरे इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद उन्होंने ये पोएम को लिखा कि भैया लास्ट फ्राइडे जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से वापस आ रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब यहाँ पर ना बच्चों एक क्वेश्चन था, लास्ट ईयर देवर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने पूछा था कि मैम क्या कमला दास गाड़ी ड्राइव कर रही थी? जी नहीं, कमला दास गाड़ी ड्राइव नहीं कर रही थी। अगर कमला दास गाड़ी ड्राइव कर रही होती तो मम्मी वापस कैसे आती? सो डेफिनेटली दे हैड टेकन अ कैब, उन्होंने कोई कैब करी होगी जाने के लिए। सो द लेडी कमला दास और उनकी मम्मा बैक सीट पे बैठे हुए थे। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। उसने बोला कि उस गाड़ी के रास्ते में मेरी नजर नॉर्मली मेरी मम्मी पर पड़ी, क्योंकि उसकी मम्मा अपनी बेटी को ड्रॉप ऑफ करने जा रही थी। हाँ, डोज। अब यहां पर डोज का क्या मतलब है? डोज का मतलब है बच्चों स्लीपिंग। उसकी मम्मी क्योंकि ओल्ड हो चुकी हैं, काफी थक गई हैं, या क्योंकि ओल्ड एज की वजह से, उस उम्र की वजह से वो ज्यादा जाग नहीं सकती हैं, ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थी, तो वो गाड़ी में अपना सर रखकर इस तरीके से सो रही थी। शी वाज स्लीपिंग ओपन माउथ्ड। एंड वो इतना, मतलब हो सकता है कि वो इतनी थकावट हो गई उन्हें कि कब उन्हें नींद आई उन्हें पता भी नहीं लगा। अब जब हम लोग गहरी नींद में सोते हैं तभी हमारा मुंह ऐसा खुला रह जाता है। नींद में बहुत बार होता है कि हमारा नींद में मुंह खुला रह जाता है, एंड दैट डिनोट्स कि हम बहुत ही गहरी नींद के अंदर है। और गहरी नींद में इंसान मोस्टली तब होता है जब वो बहुत ज्यादा थक कर सोता है। तो विच मीन्स द मदर वॉज वेरी टायर्ड, मे बी उनकी ओल्ड एज की वजह से। तो उसकी मम्मी ऐसे गाड़ी में सर रख के इस तरीके से मान लो सो रही थी, ऐसे मुंह खोल के, और कमला दास की नजर उसकी मम्मा पर पड़ती है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और यहां पर कमला दास मजबूर हो जाती है अपने मदर के फेस को एक कॉर्प्स से कंपेयर करने में। ये कॉर्प्स का मतलब क्या होता है बेटे? कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। अब यहां पर उसने डायरेक्टली अपनी मम्मी को डेड बॉडी नहीं बोला, लेकिन उसका बोलने का मतलब ये था कि उसकी मदर का जो फेस था
वो बहुत ही ज्यादा लाइफलेस लग रहा था। एक तो वैसे ही ओल्ड एज है, ऊपर से ऐसे मुंह खोल के सो रही है, देयर इज नो मूवमेंट इन हर बॉडी, तो ऐसा लग रहा था हर फेस एशन। अब यहाँ पे एशन का मतलब है ऐश लाइक। अब ऐश लाइक का मतलब क्या हो गया? ऐश का कलर आप लोगों ने देखा है, वो बहुत ही डल सा होता है, ग्रे सा होता है। तो उसकी मदर का फेस बहुत ही डल ग्रे सा हो रहा है, जैसे एक डेड बॉडी का फेस होता है, जैसे एक डेड इंसान का फेस होता है ना, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत ही डल सा फेस का कलर हो रखा है, वैसा सा उसको अपनी मदर का फेस देखकर लगता है। And realized with pain that she was as old as she looked. And जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा, उसको रियलाइज हुआ कि actually the old age has taken toll of her mother. यानी जो बुढ़ापा है उसकी मम्मा को, उन्होंने बुढ़ापे ने उसकी मम्मा को घेर लिया है। जितनी वो ओल्ड दिखती हैं उतनी ओल्ड वो एक्चुअली हो गई हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि वो एयरपोर्ट जा रही है। तो एयरपोर्ट इंसान कब जाता है? जब वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है, विच मीन्स यहां पर जहां पे कमला दास रहती है कोचिन में से लेकर जहां पर वो अपनी मम्मा से मिलने आई थी, दैट मस्ट बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कि उसको बाय प्लेन ट्रैवल करना पड़ रहा है, विच मीन्स कि वो अपनी मम्मी से रेगुलर मिलने नहीं आ सकती। अब आज वो अपनी मम्मा को मिलने आई है, अब इसके बाद कब आएगी नहीं पता। उतने टाइम में उसकी मदर और कितनी बीमार हो जाएंगी, कितनी और ओल्ड हो जाएंगी, उसको नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि वो अगली बार उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर वो कहते हैं एड्रेसिंग द रीडर, हमें बताते हुए पोएट अपना एक्सपीरियंस बताती है कि एक वन फ्राइडे मॉर्निंग शी वाज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट इन कोचिन। वो एयरपोर्ट जा रही थी अपने घर जाने के लिए कोचिन में, मूविंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। एंड यहां से वो अपनी मम्मी के घर से दूर जा रही हैं, अपनी मम्मा से मिलने आई होंगी, अब अपने घर जा रही हैं। Her aged mother was sitting beside her in the car. उसकी मम्मा जो थी वो उसके साइड में कार में बैठी थी। She noticed that her mother was sleeping with her mouth open. उसने नोटिस किया कि उसकी मम्मी जो है वो मुंह खोलकर वहां पर सो रही हैं। Her face appeared colorless, as if it was of a dead body. And उसकी मम्मा का फेस इतना कलरलेस लग रहा था जैसे मानो कि उनका फेस एक डेड बॉडी का फेस हो। बिकॉज डेड बॉडी के फेस पे, वैसे डेड बॉडी इज अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड, मतलब एक मदर को डेड बॉडी से मैं कोई हम तो कंपेयर नहीं करेंगे, बट यहां पर उसको कंपेयर किया गया है बस उसके मदर के फेस के कलर को दिखाने के लिए, जो बिल्कुल डल हो चुका था। Her face appeared colorless as if it was of a डेड बॉडी। ऐसा लग रहा था जिस तरीके से डेड बॉडी के फेस पे कलर नहीं होता, बिल्कुल डेड पेल स्किन होती है, बिल्कुल वैसे ही पेल डल सी फीकी फीकी सी स्किन उसकी मदर की लग रही थी। A sudden fear and pain gripped the poet and she realized her mother was actually very old. अब अपनी मम्मी को देखकर अचानक से उसको एक रियलाइजेशन हिट हुई कि हाँ यार, मेरी मम्मी जेन्युइनली बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। This also indicated that she might pass away soon. And जितनी वो ओल्ड दिख रही थी, जितनी वो थकी हुई दिख रही थी, तो डेफिनेटली एक इंसान जो ओल्ड हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनकी डेथ होनी कंपल्सरी क्या निश्चित है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, है ना। तो वैसे उसको रियलाइज हुआ कि हाँ शायद एक टाइम ऐसा आने वाला है आगे आने वाले सालों में कि शायद मेरी मम्मी नहीं रहेंगी। This was too hard to accept as reality. इस रियलिटी को, इस बात को एक्सेप्ट करना कमला दास के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। कमला दास के लिए क्या, हम लोगों के लिए भी मुश्किल है इस चीज को एक्सेप्ट करना या मानना कि हाँ एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा जिस दिन मम्मी नहीं होंगी। एंड द रियलाइजेशन वाज अलार्मिंग। एंड एक वो डर होता है ना दिमाग में कि मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, मम्मी नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, मेरा साथ कौन देगा। वही वाली बात है ना, वो कौन सा गाना था, यूं तो मैं बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं। वहां तो ये वही वाली सिचुएशन है कि वी डोंट टेल हाउ मच वी लव आवर मदर बट वी डू। हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपनी मम्मी से, और इस चीज को रियलाइज करना कि हाँ देयर इज गोइंग टू बी अ डे व्हेन शी इज नॉट गोइंग टू बी देयर इज वेरी वेरी पेनफुल। एंड यू एंड आई एम हैविंग टीयर्स इन माय आईज राइट नाउ, बट लेट इट बी। आगे करते हैं। ओके सो दिस इज, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए दो पिक्चर्स भी देखते हैं। हम यहां से शुरू हुए थे, ठीक है, हम बच्चे थे और हमारी मदर हमारा ध्यान रख रही थी। शी वॉज द वन बिहाइंड अस, शी वॉज द वन हु वाज टेकिंग आवर केयर, शी वॉज द वन जो हमारे लिए सब कुछ करने को रेडी थी। लाइक हमें बड़ा किया, हमें खिलाया, हमें इस लायक बनाया कि हम, आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, हमें उस लायक बनाया। इन सब में हमारी मम्मी की बहुत बड़ी योगदान है, हमारी मम्मी का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। तो लाइफ का एक सर्कल है, लाइफ का एक सर्कल ऐसा है कि एक समय पे मैं बच्ची थी और मेरी माँ ने मेरा सपोर्ट किया, राइट। एवरीबडी मस्ट हैव फेल्ट दिस कि हम बच्चे थे और हमारी माँ ने आकर हमारा सपोर्ट किया।
लेकिन घूम कर एक समय ऐसा आने वाला है जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, when our parents will be old, when they'll sleep like this in the car, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है जागने की। जैसे हम बचपन में गाड़ी में जाके सो जाते थे, छोटे बच्चे थे जब, वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी हो जाएंगे। वैसे ही ओल्ड एज को कहा जाता है, ओल्ड एज इज अ बिग इज अ मैच्योर चाइल्डहुड, ऐसा भी बोला जाता है कि मतलब बचपना और बुढ़ापा दोनों सिमिलर होते हैं, बिकॉज दोनों में इंसान डिपेंडेंट हो जाता है। तो हमारे लिए इट इज अ पे बैक टाइम, आज भी, आगे भी और हमेशा रहेगा भी। लाइक आई नो कि हम लोग कहते हैं कि अरे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है, क्या है बेटा, तुम नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। तुम बोल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, उन सब के लिए यू शुड बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, बिकॉज जितना उन्होंने किया बाहर का कोई बंदा आके नहीं करेगा आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली मदर्स ने जितना किया है। तो लाइफ इज अ सर्कल कि एक दिन आप बच्चे थे और मम्मी आपका ध्यान रख रही थी। ये सर्कल आपको ऐसी सिचुएशन में भी लाएगा, और अगर आप लकी हुए, लकी मानना अपने आप को, कि जिस दिन आपको अपनी ओल्ड मदर का ध्यान रखने का मौका मिलेगा। मदर तो ओल्ड होंगी, वो तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर मम्मी ओल्ड एज तक हैं तो आप बहुत लकी होगे, आगे लकी भी होगे। तो इसीलिए ये एक पिक्चर बस लगाई है आप लोगों को इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए कि किस तरीके से हमारी लाइफ का एक सर्कल चलता है। जब बचपन में माँ हमारा ध्यान रखती है से लेकर जब हमें माँ का ध्यान रखना है, उस लाइफ तक, उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना है कि जो चाहिए मेरी माँ को वो मैं लाके दूंगा या लाके दूंगी। सेकेंड पैरा पे आते हैं। बट सून to put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब क्या होता है, कमला दास ने ना जब ये चीज को रियलाइज किया कि यार ये थॉट से ना मेरा दिमाग हो रहा है खराब, तो कमला दास ने कोशिश करी उन थॉट्स को अपने दिमाग से हटाने की और अपने दिमाग को कहीं और लगाने की, भटकाने की। तो अपने दिमाग को भटकाने के लिए उसने क्या किया, उसने देखा विंडो के बाहर, ताकि वो जो गाड़ी में जो सिचुएशन हो रही है, जो नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके थॉट्स की वजह से, वो ना हो। और उसने गाड़ी के बाहर देखा। द मोमेंट उसने गाड़ी के बाहर देखा, उसे दो चीजें दिखती हैं। पहली चीज उसको दिखती है बेटा ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्रीज, हमें पता है स्प्रिंटिंग का मतलब हम होता है रनिंग। ट्रीज जो थी वो भाग रही थी, द ट्रीज वर रनिंग। अब ऑब्वियसली ट्रीज नहीं रन करती हैं, लेकिन जब हमारी गाड़ी चलती है और ट्रीज स्टेबल होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हमारे पीछे 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 पेड़ चल रहे हैं। ऑल्दो होता नहीं है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो पेड़ चल रहे हैं। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे भागते हुए, छोटे छोटे बच्चे अपने घर से बाहर आ रहे हैं। अब यहां पर एक चीज हो रही है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का ऑपोजिट होना। अब ऑपोजिट होने का क्या मतलब है, क्या ऑपोजिट हुआ यहां पर? तो ऑपोजिट बेटा यहां पर यह हुआ कि अगर आप नोटिस करोगे कि ट्रीज, यंग ट्रीज हैं, ठीक है। ट्रीज कैसी है बेटा? ट्रीज यंग है। मदर कैसी है? मदर ओल्ड है। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो इसके बीच का कंपैरिजन, ट्रीज यंग है, ठीक है, और यहां पर मैं मदर लिख रही हूं। ट्रीज यंग है, मदर कैसी है? ओल्ड है। ट्रीज क्या कर रही हैं? स्प्रिंट कर रही है। स्प्रिंट कर रही हैं यानी वो मूव कर रही हैं। अब मूव क्या करेगा भैया? जो चीज एनर्जेटिक होगी वही मूव करेगी ना, जो चीज एनर्जेटिक होगी वही मूव करेगी। तो द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग बट द मदर वाज डोजिंग। वो क्या कर रही थी? वो सो रही थी। यानी यहां पर उनकी लेथार्जी, या हम कह सकते हैं ओल्ड एज, या उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत थक जाती है, बहुत जल्दी से थक जाती है, वो लेथार्जिक हो जाती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ट्रीज जो है बच्चों वो यंग है और मदर जो है वो ओल्ड है। ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं यानी वो भाग रहे हैं, जो एनर्जी दिखाते हैं, एनर्जेटिक थे। वेल ऑन द अदर हैंड मदर क्या कर रही है? शी इज डोजिंग, विच मीन्स शी इज इन हर ओल्ड एज, इसकी वजह से वो लेटी हुई है। वैसे ही एक कंपैरिजन यहां पर बच्चों हम लोग मदर और चिल्ड्रन में भी कर सकते हैं। मदर और दूसरा हम अगर बोले कंपैरिजन तो चिल्ड्रन में भी हो सकता है। चिल्ड्रन यंग है, ठीक है, मदर कैसी है? मदर ओल्ड है, ठीक है। बच्चे आर इन द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, वो बच्चे जो है वो अपनी जिंदगी के पहले फेज के अंदर है, और मदर किसके अंदर है बच्चों? मदर हमारे लास्ट फेज ऑफ लाइफ में है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ट्रीज और चिल्ड्रन को मदर से कैसे कंपेयर किया गया, तो दोनों में सिमिलर पॉइंट्स आएंगे कि ट्रीज यंग थी और बच्चे भी यंग थे। बच्चे और ट्रीज दोनों एनर्जेटिक थे, वाइल मदर जो थी वो ओल्ड थी। बच्चे फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में थे, मदर वाज इन द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। इस तरीके से ये आंसर को आप लोग फ्रेम कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोयम का, जो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पोएम में चल क्या रहा है।
आगे वो कहते हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब फाइनली वो पूरा सिचुएशन होने के बाद या वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे। ये मेरी चिल्ड्रन और यंग ट्रीज प्रिंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोयम में से ये पार्ट जरूर आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि ये मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग एंड यंग, मेरे चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड यंग ट्री स्प्रिंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद और क्या पेपर में पूछा जाता है या नॉर्मली और क्या इंपॉर्टेंट है इस पोएम में। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो फाइनली अब वो लोग कहां पहुंच गए हैं, वो लोग अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड एयरपोर्ट पे कमला दास का सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। यानी वो घड़ी जिस समय उसे अपनी मम्मी को छोड़कर जाना है, वो घड़ी अब आ गई है। चेकिंग Standing a few yards away, I looked again at her. अब वो थोड़ा सा दूर खड़ी है अपनी मम्मी से, उसने अपनी मम्मी को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया। वेट, आई थिंक आई लेफ्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। हाँ, ये वाला अभी पढ़ना रह गया था, एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलो। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, कुछ रह रहा है। The poet further says that she tried to shrug off the negative thoughts. फिर उसके बाद पोएट कहती है कि उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालने की कोशिश करी एंड लुक्ड आउट एट द नेचर, ताकि उसको सोलेस मिल सके, यानी ताकि उसको थोड़ा सा पीस मिल सके, अपने उन ख्यालों के उधेड़बुन से वो बाहर आए। The trees along the road seemed to be hurrying past the speeding car. वो जो ट्रीज थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो गाड़ी के पीछे भाग रही है, गाड़ी से हट के भाग रही है। They were young in contrast to her old mother. वो trees young थी as compared to उसकी old mother. The movement of trees and the speeding car remind her of the fact that time had flown by. और यहाँ पर ये जो भागती हुई गाड़ी है और भागते हुए जो पेड़ हैं, उसे समय के पहिए के बारे में सिखाती है कि समय भी तो भाग रहा है। कब मैं छोटी थी, कब लेकर आज मेरी मम्मा इतनी, मतलब मैं अपनी इस लेवल पे पहुंच गई कि मेरी मदर इज गोइंग टू डाई समडे सून। The poet also saw some children who had rushed out of their homes as if they had spill over a crowded vessel. और ऐसा लग रहा था जैसे मान लो कोई हम लोग वेसल में से कुछ गिर जाता है, वैसे बच्चे ऐसे भागते हुए घर से बाहर आए। This view probably reminded her of her childhood and the time when her mother was young. और कहीं ना कहीं उसे अपना बचपन भी उन सब चीजों से याद आया कि यार मैं भी उस समय पे ये करती थी, और उसको रियलाइज हुआ कि जिस तरीके से पेड़ भाग रहे हैं वैसे मेरा बचपन भी तो भाग गया। मतलब टाइम कितना तेज चलता है। एक लाइन है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो उसके साथ भी वही हुआ। अब चलते हैं आगे। हाँ, अब जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है और अपनी मदर को वहां पर देखती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड एट हर अगेन। अब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, इट इज द फाइनल टाइम, वो घड़ी आ चुकी है जब उसे अपनी मदर से दूर जाना है। तो अभी तो उसने अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताया कि उसके मन में अपनी मदर को लेकर क्या ख्याल थे या क्या उधेड़ बुन, क्या उमड़ घुमड़ उसके दिमाग में चल रही, कुछ नहीं पता उसकी मम्मी को। उसकी मदर जस्ट केम टू सी हर ऑफ। अब यहाँ पर वो सिक्योरिटी चेक कराने के बाद दूर अपनी मम्मी को वापस देखती है और अब उसकी मदर खड़ी हुई है। एंड शी लुक्ड एट हर अगेन, वैन एंड पेल। वैन का मतलब होता है टायर्ड। अब उसकी मदर के चेहरे से ही वो थकावट जो है ना जिंदगी की वो झलक रही है। एंड पेल मतलब डल फेस्ड, एंड उसकी मदर का जो फेस है वो बहुत ज्यादा डल लग रहा है, वैसा ही जैसा एक लेट विंटर मून होता है। अब ये लेट विंटर मून की बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके तीनों शब्दों को अलग अलग समझते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो जी, लेट विंटर मून है ना, तीन वर्ड है, लेट विंटर मून। लेट किसके लिए यूज किया जाता है? अ पर्सन हुज नो मोर। लेट उसके लिए यूज किया जाता है अ पर्सन हु इज नो मोर। तो कहीं ना कहीं हम लेट विंटर मून को में से लेट वर्ड को उसके लिए यूज कर सकते हैं, कैसे इंसान के लिए जो अब नहीं होगा दुनिया में। विंटर, अब विंटर कैसा सीजन होता है भैया? विंटर तो लास्ट सीजन होता है। विंटर इज द लास्ट सीजन ऑफ ऑल। जितने भी सीजन होते हैं उसमें से लास्ट सीजन कौन सा है? लास्ट सीजन है विंटर का सीजन। तो वैसे ही बच्चों, उसकी मदर जो थी वो भी अपनी लाइफ के लास्ट फेज में थी। मदर किस में थी? जिस तरीके से विंटर लास्ट सीजन होता है वैसे उसकी मदर को विंटर से कंपेयर किया गया है, लास्ट फेज। उसकी मदर भी कौन से अपने जिंदगी के लास्ट फेज में थी। अब मून की क्या रेफरेंस है? अब सर्दियों का मून देखा होगा, पहली बात तो वो बहुत ही पेल सा होता है, बहुत ही डल सा होता है, और दूसरा वो हिडन, बहुत मतलब गर्मी सर्दियों के अंदर ज्यादा होता है, ये हिडन इन क्लाउड्स, जनरली क्लाउड्स में छुपा होता है। अब
छुपा है यानी हमें कभी दिख रहा है, हमें कभी नहीं दिख रहा है, यानी हमें जो उसकी क्लैरिटी है वो काफी अनक्लियर है, यानी वो बहुत ही अनसर्टेन है। वैसे ही उसकी मदर को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है? लेट, एक तो क्योंकि वो अपनी लाइफ के लास्ट फेज में है, यू नेवर नो दैट व्हेन शी इज गोइंग टू बी देयर एंड व्हेन नॉट। winter, because just as winter is the last season of all the seasons, वैसे ही our mother is also in the last phase of life. And why late winter's moon में इसीलिए because moon सर्दियों का बहुत डल, बहुत पेल सा होता है और जनरली ना फॉग में छुप जाता है, यानी जो उसकी रोशनी है वो हमारे तक नहीं आ पाती, यानी मून की क्लैरिटी नहीं होती हमें। मून जो होता है उस मौसम का बहुत ही अनसर्टन होता है, कभी दिख रहा है, कभी छुप रहा है, कभी दिख रहा है, कभी छुप रहा है। वैसे ही उसकी मदर की लाइफ है जो कभी अच्छी है, कभी बुरी है, कभी बहुत ज्यादा थक जाती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं, एंड एट द एंड क्या है, बिकॉज शी इज कंपेयर्ड टू अ विंटर्स मून, देयर इज गोइंग टू बी एन एंड टू हर, दैट इज टू डाई। और दूसरा एक ये भी, अगर आप देखो तो विंटर का मून, मतलब मून एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी। धरती पे हर दिन लोग पैदा होते हैं और हर दिन मरते हैं, लेकिन मून तो वैसे का वैसा ही है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसको ये भी मान सकते हैं कि उसने अपनी मदर को कंपेयर किया है कि उसकी मदर की लाइफ मॉर्टल है, यानी एक लिमिटेड लाइफ है जो वो जिएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मून हमेशा रहेगा। कि नेचर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस इमेज को देखेंगे तो किस तरीके से मून बादलों में घिरा हुआ है, तो कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसीलिए वो अपनी मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। The poet continues to narrate the event and discloses the scene after she had gone through the security check. She looked back at her mother, जो थोड़े डिस्टेंस में खड़ी हैं और बहुत ही डल और लाइफलेस लग रही हैं, जैसे एक लेट विंटर्स मून। ये कंपैरिजन एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट से किया गया है, ये लेट विंटर मून एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, एंड दिस सीन इवोक्स एज अ लास्ट सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इन द पोएम, और ये एज अ लास्ट सेंस, और ये इस तरीके से लगता है जैसे कि मतलब अब इसके बाद ना वो कुछ नहीं कर सकती, एक बार उसका प्लेन टेक ऑफ कर गया तो वो वापस कब आएगी उसे कुछ नहीं पता, अब हो गया, लाइक शी नो दैट हर मदर इज इन द लास्ट फेज, यू नेवर नो अब उनसे कब मिलना होगा, कब हम वापस मिलेंगे, कब बातें होंगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब ये ओल्ड फेमिलियर एक क्या है? द फियर ऑफ लूजिंग मदर, द फियर ऑफ लूजिंग मदर, की एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन माँ नहीं रहेगी। वो बचपन में भी ना हमारे मन में एक डर होता था, बिकॉज मैं अपनी स्टोरी बताऊं मेरे साथ क्या होता था। मैं स्कूल से आती थी, अब मेरे को स्कूल में ज्यादा मजा नहीं आता था बिकॉज आई डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, तो मैं स्कूल से घर आती थी और मेरे दोस्तों से लड़ाइयाँ भी बहुत चलती रहती थी क्योंकि मैं बहुत लड़ाकी थी स्कूल के टाइम पे। तो मैं स्कूल से घर आती थी, स्कूल से घर आने के बाद आई यूज्ड टू सिट विद माय मदर एंड मैं मम्मी के साथ हंस रही होती थी, मम्मी को बातें बता रही होती थी, बिकॉज माय मदर हैज ऑलवेज बीन माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उनसे बात कर रही होती थी, उन्हें बता रही होती थी कि मम्मी आज ऐसा हुआ, ये ऐसे, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। और फिर पता जब हम लोग हंस रहे होते थे ना चीजों के ऊपर, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ना मेरे तो आता था, एंड आई नो सबके आता होगा बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि ना यार बस मतलब भगवान मेरी जान ले ले लेकिन मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक रखे। तो देयर वर एक्चुअली थॉट्स दैट यूज्ड टू कम देयर इन आवर माइंड फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, और ये आता ही आता है, लाइक मेरे दिमाग में तो आया है बहुत बार, इवन टुडे whenever I have a negative thought I go find wood, I do the touch wood कि भैया keep everything good, if something wrong has to happen मेरे साथ हो जाए, मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक रखना, because we never want to lose our parents। तो वही वाला है, उसके मन में भी एक सो सिमिलर सी फेमिलियर सी एक थी कि मेरी मम्मी नहीं होंगी। My childhood fear, now this childhood fear is universal, ये मेरे हिसाब से यूनिवर्सल है बिकॉज मैंने लोगों से बात करी है, मतलब I have talked to people, उनका भी सेम कहना है। But all I said was see you soon अम्मा। लेकिन अपने दिमाग में जो उमड़ घुमड़ चल रही है उसको साइड करके उसने अपनी मम्मी को सिर्फ एक चीज बोली, see you soon अम्मा, एक पॉजिटिव नोट पे उन्हें गुड बाय बोला। अब सवाल ये है कि उसने अपनी मम्मी को सी यू सून बोला या खुद को समझाया है? कि उसने मम्मी को तो बोला कि मम्मी मिलते हैं फिर से, लेकिन क्या वो मम्मी को गुड बाय कर रही थी या फिर वो खुद सोच रही थी कि मैं इनको मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी? क्या वो जेन्युइनली मम्मी को गुड बाय था या फिर खुद के लिए एक सहानुभूति थी या खुद को समझाना था कि मैं आपको वापस मिलूंगी, आई विल डेफिनेटली मीट यू। तो दिस वॉज एन एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट कि उसने बोला कि मम्मी सी यू सून, मैं आपको मिलूंगी, पर कहीं ना कहीं वो खुद को समझाने का भी एक तरीका था कि माँ मैं वापस आऊंगी और आपके
जाने से पहले आऊंगी, बिकॉज ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, इट इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल। तो उसने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड किया कि मैं आऊंगी आपको मिलने, या मिलेंगे हम वापस से, जरूर मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। एंड यहाँ पर जो उसका पार्टिंग सीन है, पार्टिंग सीन का मतलब हो गया जाने वाला जो सीन है, उसमें उसने अपनी मम्मी को सिर्फ स्माइल 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 करके देखा। उसने अपना जो दुख दर्द था अपनी उस हंसी के पीछे छुपा लिया, यानी झूठी हंसी। हंस तो रही थी मुंह से, लेकिन वो एक लाइन है, आउटसाइड आई एम स्माइलिंग इनसाइड आई एम क्राइंग। तो इसका बिल्कुल वही हाल था, मुंह पे हंसी है लेकिन आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है कि वापस जब आऊंगी तो किस न्यूज से आऊंगी, माँ को मिलने आऊंगी या फिर कुछ हो जाएगा और मुझे पता लगेगा। बिकॉज देर आर टाइम्स, मतलब देर आर सर्टेन रिग्रेट्स जो हमारी जिंदगी में रह जाते हैं, ऑफ नॉट बीइंग विद दोज पीपल या डूइंग समथिंग जो हमें कर लेना चाहिए था टाइम रहते रहते, लेकिन हम नहीं कर पाए। और शायद इसी का नाम जिंदगी है कि जिंदगी हमें सिखाती है ये सब चीजें करना। She bids farewell to her mother and keeps her hope of seeing her mother alive. अब अपनी मम्मी को गुड बाय करती है और इस उम्मीद में गुड बाय करती है कि अगली बार जब आएगी तो मम्मी को वैसे ही पाएगी जैसे वो है जिंदा। मतलब she says, "See you soon, Amma." She hides her sorrow as she does not want to create a painful environment for her mother. वो ये डर अपनी मम्मी के दिमाग में नहीं डालना चाहती कि माँ मेरे दिमाग में इन चीजों का डर है, बिकॉज उसके जाने के बाद माँ फिर से अकेली हो जाएगी। वो क्या सोचेगी, वो क्या करेगी, वो खराब सोच की वजह से उनकी तबीयत और ढीली हो जाएगी और खराब हो जाएगी, वो सब वो नहीं चाहती थी। And conveys that she is enjoying her life similarly, her mother should also be happy. और ये see you soon अम्मा और स्माइल करते हुए उसने इसलिए बोला कि ताकि जिस तरीके से वो अपनी मदर को एक पॉजिटिव नोट भेज सके कि आप भी खुश रहो, मैं वापस जरूर आऊंगी। Another plausible reason could be she didn't want to upset her mother. और इसने see you soon अम्मा और स्माइल शायद इसीलिए किया ताकि वो अपने दिल के थॉट्स बताकर अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसी के साथ ये पोएम हो जाती है एंड। एक बार हम इसकी समरी को देख लेंगे कि अगर इनके हमसे कोई पॉइंट रह गया तो हम उसको समरी में कर लें, और लास्ट में इसी पोएम के ऊपर एक कोटेशन है, उसके बाद वी विल बी डन विद टुडेज क्लास। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड बाय द एंड ऑफ द पोएम कि माँ की इंपॉर्टेंस जिंदगी में बहुत है, तो माँ की इज्जत करना सीखो, भगवान तुम्हारी इज्जत करना सीखेगा। ओके अब यहां पर वो कहते हैं डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड एनर्जी अकम्पनीज ओल्ड एज, यानी हमारे बुढ़ापे में हमारी हेल्थ तो खराब होती है और एनर्जी का भी जो लॉस है हमारी बॉडी में वो दोनों ओल्ड एज के साथ आ ही जाता है। The narrator accepts the reality and is disturbed by her mother's need for her on one hand, on her own duties on the other. अब नरेटर जो है वो यहाँ पे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और बहुत दुखी है कि वो एक डिलेमा में फंसी हुई है, कश्मकश में फंसी हुई है कि मैं अपनी माँ होने का फर्ज पूरा करूं कि या मैं अपनी डॉटर को देखूं या अपनी फैमिली को देखूं, या फिर मैं अपनी बेटी होने का फर्ज पूरा करूं या कि मैं अपनी मम्मी को देखूं। In the poem, the narrator is driving to the airport and the mother is with her. She realizes that the mother is old when the latter dozes off. और जब उसकी मम्मी गाड़ी में चलते चलते सो जाती है तब उसको रियलाइज होता है कि उसकी मम्मी अब जेन्युइनली ओल्ड हो चुकी हैं। The mother is pale, यानी उसकी मदर का जो फेस है वो बहुत डल हो चुका है। And look like a corpse. अब यहाँ पर ना बच्चों मैं एक सजेशन नहीं दूंगी, कभी भी ना आंसर में ये मत लिख के लेना हर मदर लुक लाइक अ डेड बॉडी, गलती से भी मत लिखना। ऐसा लिख सकते हो हर मदर्स फेस looked lifeless as a person who's no more. मतलब एक डेड बॉडी का वर्ड मत यूज करके आना, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिख सकते हो कि उसकी मदर का फेस उतना लाइफलेस लग रहा था, एक ऐसे इंसान जैसे जो अब इस दुनिया में नहीं है। This disturbs the narrator, so she looks out of the window. अपने दिमाग से इन थॉट्स को हटाने के लिए वो विंडो के बाहर देखती है। She sees the trees which seem to be running. वो पेड़ को देख रही थी जो उसे लग रहा था कि भाग रहे हैं, and children जो घरों से बाहर आ रहे थे खेलने के लिए। These images of energy and vitality are a contrast to her mother who is dozing. अब ये जो सीन्स है जिसमें एनर्जी और वाइटिलिटी का मतलब होता है हेल्थ, जिसमें हमें हेल्थ देखने को मिल रही है कि ठीक है हेल्थी है लोग, वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसकी मदर की सब सोने वाली कंडीशन से। On reaching the airport, the narrator stood a few yards away and again looked at her mother's face. उसकी मम्मी का old and pale face looks like the obscure winter moon. वो अब एक uncertain winter moon जैसा लग रहा था जो कभी दिखता है कभी छुपता है, कभी दिखता है कभी छुपता है, which means जो काफी uncertain है।
द नरेटर इज पेन्ड एट हैविंग टू लीव हर फ्रेल एंड एजेड मदर बिहाइंड। अब उसके मन में ना एक डर सा आ रहा है कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही, मैं कहीं अपनी बूढ़ी माँ को, फ्रेल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा थिन और वीक होती हैं, तो उसको ये लग रहा था कि यार कहीं मैं अपनी माँ को पीछे छोड़कर कुछ गलत तो नहीं कर रही। Kamala Das has beautifully balanced the contrast between old age and childhood और youth in the poem. उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से old age और childhood और youth को दिखाया है. Old age is shown as ashen. उन्होंने old age को ashen यानी राख जैसे वर्ड से एक्सप्रेस किया है. एंड कंपेयर टू अ कॉर्प्स, और वहां के साथ ही साथ एक डेड बॉडी से भी कंपेयर किया है. दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट विद वर्ड्स एंड आइडियाज एक्सप्रेसिंग वाइटलिटी. अब ये जो थे, ये एशन वर्ड को यूज करना, कॉर्प्स वर्ड को यूज करना, लेट विंटर मून को यूज करना, ये किसके कंपैरिजन में थे? ये कंपैरिजन में थे वाइटलिटी यानी हेल्थ, एनर्जी और मूवमेंट के, जिसमें उन्होंने ट्री स्प्रिंटिंग, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट जैसे वर्ड्स को यूज किया था. ओल्ड एज इज लाइक अ विंटर्स मून. उनके लिए ओल्ड एज एक विंटर मून जैसी है, जो कभी दिखती है कभी छुपती है, काफी पेल है, वैन है और आती जाती रहती है. और जस्ट मैंने जैसे बताया कि विंटर इज द लास्ट सीजन, वैसे ही उसकी मदर वाज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ. द नरेटर इज पेन्ड येट विद अ स्माइल सेज सी यू सून अम्मा. वही दिल में दर्द है लेकिन आंखों में आंसू और मुंह पे हंसी. The separation is not merely of a daughter leaving, but there is a pain and fear of death. अब ये separation सिर्फ इतनी नहीं कि यार मैं अपनी मम्मी से दूर रहूंगी, नहीं, कहीं ना कहीं एक डर है डेथ का कि अगली बार फोन आ रहा है तो बैड न्यूज ना आए. A permanent separation, एक होती है कि हम गए और मिलने आ गए, एक होती है परमानेंट सेपरेशन कि इसके बाद ये चीज नहीं होगी. आप जाग लो, आप सो लो, आप रो लो, आप हंस लो, नहीं होगा वो चीज. आप नहीं मिल सकते उन लोगों से जो आप लोगों की लाइफ से चले गए. ये मदर के लिए भी है और जिन लोगों ने कुछ बहुत क्लोज लोग खोए हैं अपनी जिंदगी में उनके लिए भी है. मतलब देयर इज अ फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन. येट द नरेटर मस्ट लीव प्रोबेबली टू फुलफिल हर कमिटमेंट्स. लेकिन उसके भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, मे बी उसकी फैमिली की तरफ, उसकी लाइफ की तरफ, जो उसे पूरी करनी है. The poem ends with a tone of resignation. Resignation का मतलब हो गया भैया यहाँ पर acceptance कि ठीक है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम हार मान गए हैं इस दुनिया के आगे, इस टाइम के आगे. The narrator accepts the reality. She smiles as she parts from her mother. लेकिन वो चाहती है कि वो जा रही है तो वो अच्छे नोट पे जाए, इसलिए वो स्माइल करती है. The repetition of the word smile reiterates the facade of daughter that puts up for the sake of mother. ये जो स्माइल है, झूठी हंसी है, ये उसके इमोशंस को दिखाती है. वो जो फैकेड है यानी जो उसने एक हम कह सकते हैं कि एक इमेज क्रिएट करी है अपनी मदर के सामने कि वो बहुत खुश है और वो चाहती है कि आप भी खुश रहो. द ब्रेव एक्ट कि ठीक है, मन में क्या चल रहा है वो माँ को नहीं बताना है. द चीयरफुल पार्टिंग कि चलो ठीक है मम्मी, मिलते हैं अगली बार, आएंगे वापस. तो वो खुद के लिए भी एक वो था कि ठीक है मम्मी मैं मिलूंगी, और मम्मी को भी था कि मम्मी मैं आऊंगी, चिंता मत करो. और शायद एक मैसेज था टू गॉड कि भगवान अभी मत करना ये सब. The resignation and finally the acceptance as she goes away that she might never see her mother alive again. और कहीं ना कहीं शायद इस चीज की एक्सेप्टेंस भी मन में कि अगली बार जब फोन आएगा तो शायद कुछ बैड न्यूज लेकर आएगा, बिकॉज जैसी माँ हो गई है, जैसी कंडीशन पे वो पहुंच गई है, जिस पॉइंट ऑफ लाइफ पे वो पहुंच गई है, शायद आगे चांस ना मिले. तो उस चीज को एक्सेप्ट करना कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल मैसेज देता है. और वो मैसेज आप लोगों के लिए रहा ये कि लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव बिफोर टाइम मेक्स यू अप्रिशिएट व्हाट यू हैड. कि जो आज है उसकी कीमत करना सीख जाओ, इससे पहले कि समय तुम्हें उस चीज की कीमत करना सिखाए जो थी. ठीक है, जो थी अब है नहीं. तो इसीलिए लर्न टू अप्रिशिएट यू वैल्यू हैव इट. जब तक वो चीज आपके पास है तब तक उसको अप्रिशिएट करना, उसकी इज्जत करना सीख जाओ. वरना समय को तो चीजों को अप्रिशिएट कराना आता है जब वो तुम्हारे से छिन जाती हैं, when they take away those things with you. So this poem according to me is a very 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 impactful poem and I really enjoyed teaching this and I hope you guys enjoyed it as much जितना मैंने पढ़ाने में इसको enjoy किया. आप लोगों को उतने अच्छे से ये पोएम समझ में भी आई होगी. एंड yes, इस पोएम में भी बहुत सारी चीजें बची हैं, बट सिंस क्योंकि दिस इज जस्ट अ डेमो लेक्चर, सो
we are done with the basic understanding of the poem. We are left with question answers, we are left with poetic devices, we are left with rhyming scheme. All these things we'll do in the lecture because we'll have more time in the lecture as compared to aaj ka demo lecture. So I hope you guys have understood this poem and इसके साथ आपको एक लाइफ लेसन भी मिला होगा कि जो भगवान ने दिया है उसकी इज्जत करना सीख जाओ, बिकॉज कब टाइम तुमसे वो चीजों को छीन लेगा और फिर तुम्हें उन सब चीजों के लिए सिर्फ एक रिग्रेट रह जाएगा. तो आज जाओ, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, बैठो उनके साथ. और मेरा एक सजेशन ये रहता है, बिकॉज पता नहीं मैंने किसको बोलते हुए सुना था ये, और अब मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ ना इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करो. And how you can do that? एक दिन मम्मी के साथ बाहर चले गए, पापा को लेकर नहीं जाना, और एक दिन पापा के साथ बाहर चले गए, मम्मी को लेकर नहीं जाना. बाहर कहाँ जा रहे हो? ऐसे मार्केट तक हो जाओ, टहलाओ, जाके थोड़ी देर वॉक करो, कुछ खाने पीने जाना है कुछ खाने पीने जाओ. स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद योर पेरेंट्स, बिकॉज जितना वो तुम लोगों के लिए कर रहे हैं कोई नहीं करेगा. एवरी लव दैट यू विल रिसीव इन योर लाइफ अहेड, बिकॉज अब आप लोग 12th में आ गए हैं, आगे जाके कॉलेज में भी जाएंगे, तो एक लाइफ लेसन है आप लोगों के लिए. जो प्यार आप लोगों को दुनिया में आगे मिलेगा वो सब एक कंडीशन पे होगा. सिर्फ पेरेंट्स आर दी ओनली वन जो आपको उस चीज के लिए प्यार करते हैं जैसे आप हो. ठीक है, आप कोई दिखाए ना दिखाए पेरेंट, बट करते सब है. तो जो चीजें हैं उनकी कदर करना सीख जाओ, और आज ही जाओ मम्मी को हक करो और बैठो, टाइम पास करो, उनके साथ बातें करो, उनको भी अच्छा लगेगा कि ठीक है भैया हमारे बच्चे आके हमारे साथ बैठे हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग. दिस पोएम वाज क्लियर टू यू ऑल. सो लेट्स मीट यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बैच. सो टिल देन, ओहो आई हैव, ओके, सो टिल देन कीप रॉकिंग. एंड अगेन हमारे सलमान खान भाई ने एक लाइन बोली थी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड कीप लविंग हर. So on this note, let's end today's class. We'll meet in the first lecture. Till then, keep rocking, keep enjoying, keep studying, keep loving your parents, and bye bye everyone.